सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी, गेट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, एग्जाम रेल की सीरीज में 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि मैग्नेटिक सर्क्यूट्स पे सेशन था। मैग्नेटिक सर्क्यूट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं आरआरबी जेई के एग्जामिनेशन में या फिर आने की संभावनाएं हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कशन किया। एक पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने क्रिएट किया, राइट। तो आज के सेशन से हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स की एक नई शुरुआत करते हैं और ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं टॉपिक वाइज। कि आज के सेशन में कुछ सेक्शन से ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस रखा गया है, जो कोई ब्यूटीफुली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और एक पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। इंपॉर्टेंट सेशन है, जरूर देखिएगा। आरआरबी जेई 2024 के लिए डेडिकेटेड सेशन है। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पहुंचने से पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। आरआरबी जेई 2024 का जो रिक्रूटमेंट है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना 30 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट टू अप्लाई 29 अगस्त 2024 है। तो इस ड्यूरेशन में फॉर्म अच्छे से फिलअप कर लीजिए, बार बार आपको चांसेस नहीं मिलेंगे। एक बार फॉर्म अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो दोबारा आरआरबी आपको मौका नहीं देगा कि आप सेपरेट फ्रेश एप्लीकेशन कर सकें। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए और अच्छे से फॉर्म फिलअप करिए, राइट। आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है, एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 2024 में इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली नहीं है इंजीनियर्स के लिए। एंड देन गेट एकेडमी का जो कोर्स है, बोथ CBT 1 और CBT 2 777 में आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जिस दिन आप परचेस करते हैं उसे सेम डे पे जितने भी CBT 1 और CBT 2 में अवेलेबल सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आप लोगों को इमीडिएटली प्रोवाइड किए जाएंगे। किसी भी तरीके का कोई वेट करने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। तो आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर जो कि गेट एकेडमी की तरफ से लॉन्च किया गया था, जिसमें CBT 1 जो कैंडिडेट्स केवल और केवल CBT 1 के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो 499 रुपीज में CBT 1 आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। एंड देन CBT 1 और CBT 2 दोनों कोर्सेस मिला के आपको 777 में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपके नीड के अकॉर्डिंग आप देखिए कि कौन से कोर्स के लिए आप सुटेबल हैं, राइट। तो चलिए आज के सेशन पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आरआरबी जेई 2024 MCQ प्रैक्टिस ऑन ट्रांसफॉर्मर। आज का टॉपिक की डिस्कशन रहेगा कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन पे, कि कुछ एफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस रखे गए हैं, तो देखते हैं लॉसेस के एफिशिएंसी, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस रखे गए हैं जिससे हम लोग अपने डिस्कशन को मशीन्स के स्टार्ट कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिस्कशन करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या फंक्शन है ट्रांसफॉर्मर का? ट्रांसफॉर्मर का डेफिनेशन ये कहता है, ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to transfer देखिएगा, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। यूज टू ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट at different voltage level, at different voltage level, राइट। यहां पे एक पॉइंट और ऐड करना जरूरी है, विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी एफ, विदाउट चेंजिंग दी फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। टू इंक्रीज और डिक्रीज दी वोल्टेजेस, ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन ए इज करेक्ट, कि वोल्टेजेस लेवल को चेंज करने का ट्रांसफॉर्मर काम करता है। ट्रांसफॉर्मर किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने का काम नहीं करता है, वो काम किसका होता है? जनरेटर का होता है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। ट्रांसफॉर्मर एक पैसिव डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई दीजिए आप, तो सेकेंडरी साइड में भी इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा एट डिफरेंट वोल्टेज लेवल। तो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में
पावर ट्रांसफर करने का काम करता है विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी एट डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स, राइट। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज करेक्ट। टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूटरी का यूज करते हैं, जैसे कि चॉपर वगैरह का यूज करते हैं, सॉरी रेक्टिफायर्स का यूज करते हैं एसी टू डीसी कन्वर्जन के लिए, राइट, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूटरी। नेक्स्ट, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी, टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर, जनरेट करने का काम नहीं करता है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करने का काम करता है, इसलिए ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है। टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नहीं, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, राइट, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। तो ऑप्शन ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज गिवन बाई, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को पता होना चाहिए, V1 बाई V2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 इज इक्वल टू I2 बाई I1, I2 बाई I1, यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और हमेशा याद रखिएगा कि ए के बारे में, टर्न्स रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में बात करेंगे तो हमेशा HV साइड डिवाइडेड बाई LV साइड हम लोग रखते हैं, कि HV साइड का वोल्टेज अगर सपोज करिए V1 डिवाइडेड बाई V2, अगर सपोज करिए सेकेंडरी साइड का वोल्टेज हाई होता तो V2 डिवाइडेड बाई V1, N2 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1, तो I1 डिवाइडेड बाई I2 हो जाता फॉर्मूला। तो ये याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को इस तरीके से रिप्रेजेंट करिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो कंफ्यूजन में मत रहिए, या फिर आप अगर जिस टेक्निक में सुटेबल हैं उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, राइट, जिसमें आप सुटेबल हो चुके हैं पहले से ही, क्योंकि नए कॉन्सेप्ट लर्न करना थोड़ा समय लेता है लेकिन अच्छा होता है, लर्न करते रहना चाहिए आपको। तो चलिए डिटेल सेशन में हम लोग देखेंगे मशीन के, अदरवाइज इसका ऑप्शन क्या देखने के लिए मिल रहा है, द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तो नंबर ऑफ टर्न से रिलेटेड होता है, तो Vp बाई Vs इज इक्वल टू Np बाई Ns, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्कशन करने की नीड नहीं है। देखिएगा Vp डिवाइडेड बाई Vs इज इक्वल टू Ns डिवाइडेड बाई Np, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज डिवाइडेड बाई प्राइमरी साइड का वोल्टेज, तो टर्न्स रेशियो जो होते हैं, वोल्टेजेस टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, करंट टर्न्स के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, कि देखिए N1 यहाँ पे है, I1 नीचे में है, इनडायरेक्ट रिलेशन में है, लेकिन यहाँ पे V1 यहाँ पे है, N1 डायरेक्ट रिलेशन में है। तो वोल्टेजेस टर्न्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, करंट जो होते हैं अपोजिट रिलेशन में होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट नहीं। ऑप्शन डी को एनालाइज करते हैं हम लोग, Vp बाई Vs इज इक्वल टू Is बाई Ip, तो ये भी करेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर हम लोगों को नंबर ऑफ टर्न्स मेंशन है तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ टर्न्स से ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। मोस्ट करेक्ट, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक से ज्यादा क्वेश्चन सही हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, बेस्ट सुटेबल आंसर कौन सा है वो मैटर करता है, वही आपको चूज करना है। तो अगर आप ए सेलेक्ट करते हैं तभी वो करेक्ट होगा, क्योंकि ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, अगर ए नहीं दिया रहता तो डी के साथ हम लोग जा सकते थे, लेकिन अभी ए के साथ जाएंगे हम लोग। ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, क्योंकि PPPS पावर से रिलेट किया हुआ है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट। तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े, तो ध्यान दीजिए, इन अ ट्रांसफॉर्मर इफ द प्राइमरी कॉइल हैज 100 टर्न्स एंड द सेकेंडरी कॉइल हैज 50 टर्न्स, व्हाट इज द वोल्टेज रेशियो ऑफ द प्राइमरी वोल्टेज इज 240 वोल्ट। तो क्या बोल रहा है, टर्न्स दिए हुए हैं, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स 100 है एंड देन सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स 50 है, तो V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N2 होता है। तो V1 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, वोल्टेज रेशियो निकालना है ना, तो V1 V2 से हम लोगों को मतलब नहीं है, V1 बाई V2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 होती है, इनकी रेशियो क्या आ जाएगी 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं थी, 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। वी आर इंजीनियर्स ना, मेहनत वहीं पे करने की नीड है जहां पे करने की जरूरत पड़े, याद रखिएगा इस की पॉइंट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मैक्सिमाइज्ड
एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर मैक्सिमाइज कैसे की जा सकती है। ऑप्शंस दिया हुआ है, द कॉपर लॉसेस इक्वल टू द आयरन लॉसेस, द कोर लॉस सॉरी द कोर इज सैचुरेटेड, द लोड इज जीरो। तो कोर अगर सैचुरेट हो जाए तब मैक्सिमाइज होगा, नहीं। द लोड इज जीरो, लोड जब जीरो हो जाए तब होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दिया हुआ है कि कोर लॉस, ऑप्शन ए में मेंशन है कि कॉपर लॉस आर इक्वल टू दी आयरन लॉस, एंड ऑप्शन डी में मेंशन है आयरन लॉस इज इक्वल टू दी कॉपर लॉस, आयरन लॉस इज इक्वल टू दी कॉपर लॉस। तो बताइएगा दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए आयरन लॉस जो होता है मशीन में फिक्स्ड होता है, आयरन लॉस क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ये वेरी नहीं कर सकता है। लेकिन कॉपर लॉस क्या है, ये लोड के हिसाब से चेंज होता रहता है ना, डिपेंड्स अपॉन द लोड, कि लोड जैसे जैसे इंक्रीज होगा करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस में करंट ज्यादा फ्लो करेगा, आई स्क्वायर आर लॉसेस ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, कॉपर लॉसेस ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो कॉपर लॉसेस जो है वो लोड डिपेंडेंट लॉसेस है, वेरिएबल लॉसेस हैं। कॉपर लॉसेस इंक्रीज होके अगर आयरन लॉस इंक्रीज होके आयरन लॉस के बराबर पहुंच जाए, वो उस कंडीशन में आपके ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन होता है, राइट। और ये रिलेशन क्यों सही नहीं है, ऑप्शन डी, आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि कॉपर लॉस जो है, कॉपर लॉस तो चेंज होगा और आयरन लॉस क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो कॉपर लॉसेस इंक्रीज होके आयरन लॉस, ये रिलेशन करेक्ट नहीं है, ये रिलेशन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि कॉपर लॉस वेरिएबल है, कॉपर लॉसेस आयरन लॉस पे डिपेंड कर रहा है, आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस पे नहीं, कि कॉपर लॉसेस को इंक्रीज होके आयरन के बराबर होना है, आयरन लॉसेस को इंक्रीज होके कॉपर के बराबर नहीं होना है। तो ये ऑप्शन डी जो आपको दिया हुआ है वो यही कह रहा है कि आयरन लॉसेस से चेंज होके कॉपर लॉसेस के बराबर हो जाए, तब जाके एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। क्योंकि इस तरीके के ऑप्शंस दिए हुए हैं तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कि कॉपर लॉसेस वेरिएबल हैं, कॉपर लॉसेस को इंक्रीज होके आयरन लॉस के बराबर होना है, तब जाके आपकी मशीन में मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन जनरेट होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछने की कोशिश करिए, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे वहां पे। व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू आइसोलेट टू सर्किट्स व्हाइल प्रोवाइडिंग वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए आइसोलेट करने के लिए, दो सर्किटरी को आइसोलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी रहती है कुछ इस तरीके से, कि थायरिस्टर को फायर करना है हम लोगों को, कुछ इस तरीके से सर्किटरी है पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी। तो यहाँ पे हम लोग फायरिंग पल्स प्रोवाइड करने के लिए थायरिस्टर में एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, दिस इज द ट्रांसफार्मर, कि फायरिंग पल्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि फायरिंग पल्स क्या है, उसका अमाउंट कितना रहेगा, मिनिमम रहेगा, मिली एम्पियर्स में हो सकता है, राइट। लेकिन जो आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूटरी है वो तो पावर में रहेगी ना, सर्टेन नंबर ऑफ एम्पियर्स या फिर किलो एम्पियर्स में। तो सिग्नल लेवल से ये स्मॉल मिली एम्पियर का करंट प्रोवाइड करना है, और ये बड़ी सर्क्यूटरी पावर सर्क्यूटरी में कनेक्ट करना है। इन दोनों सर्क्यूटरी को, सिग्नल सर्क्यूट और पावर सर्क्यूट को जोड़ने के लिए हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, कि मिली एम्पियर्स में करंट यहाँ पे इंजेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो किलो एम्पियर्स में हो सकता है, या फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ एम्पियर्स, थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर्स में हो सकता है, या फिर टेंस ऑफ एम्पियर्स में हो सकता है। तो सिग्नल लेवल से पावर लेवल में कनेक्ट करने के लिए सर्क्यूटरी को हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन का आइडिया मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। कोर लॉस टेम्परेचर डिपेंडेंट है, नहीं। कॉपर लॉस, इसके बारे में बात करेंगे। एडी करंट लॉस ही तो कोर लॉस होता है, हिस्टैरिसीस लॉस ही तो कोर लॉस होता है, या आयरन लॉस होता है, राइट। तो ये सब सेम ही होते हैं, इसलिए ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है।
कॉपर लॉस के बारे में बात करते हैं। कॉपर लॉस में क्या होता है कॉपर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं। तो रेजिस्टेंस, अगर आपने ये फॉर्मूला देखा होगा ना, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस डेल्टा टी। कंडक्टर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं ना, कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका जो रेजिस्टेंस जो कंडक्टर ऑफर करा रहा है उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस, क्योंकि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है कोई भी कंडक्टर, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, मतलब कि कॉपर लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं। तो रेजिस्टेंस जब इंक्रीज करेगा तो कॉपर लॉस भी चेंज होगा कि नहीं होगा, तो कॉपर लॉसेस इज दी राइट आंसर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लोडिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन कोर लॉस लोडिंग कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है। कोर लॉस किस पे डिपेंड करता है, कोर लॉस वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, राइट। कोर लॉस और BH लूप पे डिपेंड करता है। आप डिटेल सेशन में पढ़ते होंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करें, द पावर फैक्टर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज इम्प्रूव्ड बाई। तो आपको ध्यान में होना चाहिए ये ये जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। होप इट इज विजिबल टू यू। वोल्टेज रेगुलेशन कर्व, तो यहाँ पे करंट्स हैं, करंट से रिप्रेजेंट किया गया है। करंट यहाँ पे क्या रहता है, लैगिंग में नेचर का होता है। यहाँ पे क्या रहता है, यूनिटी 1, और यहाँ पे लीडिंग नेचर का होता है इस रीजन में। तो वोल्टेज रेगुलेशन कर्व ये देखने के लिए मिलता है। बताइएगा पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन कहाँ पे मिलेगा आपको, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो लैगिंग रीजन में, जब पावर फैक्टर लैगिंग हो इस रीजन में पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन देखने के लिए मिलेगा, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। यूनिटी पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, इस पर्टिकुलर 0 पॉइंट पे, दिस इज यूनिटी ना, यूपीएफ, दिस इज ओनली कॉल्ड यूपीएफ, यूनिटी पावर फैक्टर। तो यूपीएफ पे वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव ही देखने के लिए मिलता है। लीडिंग पावर फैक्टर पे क्या होता है, लीडिंग का रीजन पूरा यहां से लेके यहां तक होता है, और इस पॉइंट को हमेशा रिमेंबर करिएगा, ये या तो इक्वल टू या तो ग्रेटर देन 9 होता है, 0.9 वाला पॉइंट होता है कि 0.9 के बराबर या फिर 0.9 से ग्रेटर पावर फैक्टर होता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, लीडिंग रीजन में वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, इतना मैग्नीट्यूड है वोल्टेज रेगुलेशन का। यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे 0.9 पे या फिर ग्रेटर देन 9 पे, तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या है, 0। और यहाँ पे क्या है इस रीजन में कि 0.9 लीडिंग पे क्या, 0.4 पावर फैक्टर लीडिंग पे क्या होगा वोल्टेज रेगुलेशन, तो नेगेटिव होगा। तो इस कर्व से आपको आइडिया है कि लीडिंग पावर फैक्टर के कंडीशन में, कि लीडिंग लोड अगर ट्रांसफॉर्मर के साथ आप कनेक्ट करते हैं तो बोथ पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों पावर फैक्टर आपको मिल सकते हैं, तीनों वोल्टेज रेगुलेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किस लोड में, लीडिंग पावर फैक्टर लोड में। जबकि यूनिटी पावर फैक्टर में पॉजिटिव होता है, हमेशा फिक्स्ड है, और लैगिंग पावर फैक्टर में भी पॉजिटिव ही वोल्टेज रेगुलेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो द पावर फैक्टर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज इम्प्रूव्ड बाई, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन, यूजिंग द लैगिंग पावर फैक्टर लोड, क्वेश्चन पावर फैक्टर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज इम्प्रूव्ड बाई, यहाँ पे आप लोग करेक्ट करिएगा, ये पावर फैक्टर नहीं होगा, ये वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में पूछ रहा है,
कि क्वेश्चन करेक्ट करिएगा, यहाँ पावर फैक्टर नहीं वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में पूछ रहा है, राइट। तो द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग लीडिंग पावर फैक्टर लोड, की लीडिंग पावर फैक्टर लोड अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कौन सा वोल्टेज रेगुलेशन रिक्वायर्ड होता है, जीरो पॉजिटिव की नेगेटिव, जीरो पावर फैक्टर सॉरी जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इज द बेस्ट सुटेबल। कि हम लोग जानबूझ के चाहेंगे क्या ट्रांसफार्मर का टर्मिनल वोल्टेज चेंज होता रहे, आपके घरों में वोल्टेजेस चेंज होते रहे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आ रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने देखा होगा फ्लिकरिंग देखने के लिए मिलता है, वोल्टेज रेगुलेशन के कारण देखने के लिए मिलता है। तो आप चाहते हैं क्या बहुत ज्यादा फ्लिकरिंग हो, नहीं चाहते हैं आप। तो वोल्टेज रेगुलेशन इज द बैड नोशन, जितना मिनिमम से मिनिमम हो उतना एक्सपेक्टेड है, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर टू रेड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग सिलिकॉन ऐड करते हैं ना मटेरियल में, सिलिकॉन स्टील। कि सिलिकॉन का जो बी एच लूप होता है, कुछ इस तरीके से लूप आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, बी एच लूप वो नैरो होता है, सिलिकॉन का नैरो बी एच लूप होता है। और नैरो बी एच लूप होने की वजह से सिलिकॉन स्टील हम लोग ऐड करते हैं, जहाँ पे कॉपर एल्यूमिनियम और आयरन का बी एच लूप ज्यादा होता है, तो ज्यादा हिस्टेरेसिस लॉसेस होंगे, राइट। तो सिलिकॉन ऐड करते हैं हम लोग, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और आपने मशीन्स के डिटेल सेशन में ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, एक्सपेक्टेड है ऐसा। इन अ पावर ट्रांसफार्मर व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैप चेंजर। पावर ट्रांसफार्मर में आपने देखा है कि ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर्स इस तरीके से अवेलेबल होते हैं, टैप चेंजर्स की टैपिंग्स लगा के हम लोग सेकेंडरी साइड में वोल्टेजेस प्रोवाइड करते हैं, ये V2। और यहाँ का वोल्टेजेस क्या बोलते हैं, इसको E2 बोलते हैं। और यहाँ का वोल्टेजेस क्या होता है, E1 होता है, प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेजेस, प्राइमरी सप्लाइड वोल्टेजेस को V1 कहते हैं। तो टैप चेंजर्स क्यों लगाते हैं हम लोग पावर ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैप चेंजर, टू एडजस्ट द प्राइमरी वोल्टेजेस। प्राइमरी वोल्टेजेस तो फिक्स्ड है, वो तो सोर्स है ना, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है प्राइमरी वोल्टेज। टू चेंज द कोर मटेरियल, नहीं बिल्कुल गलत। टू एडजस्ट द सेकेंडरी वोल्टेज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। की टैपिंग्स यहाँ पे चेंज करके आप यहाँ के वोल्टेजेस को चेंज कर सकते हैं, वेरी करा सकते हैं। कि सपोज करिए वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेजेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कम हो गया है, तो टैपिंग से यहाँ से इंक्रीज कर दीजिए। फिर यहाँ पे अगर आप टैपिंग से इंक्रीज कर देते हैं, कि टैपिंग से यहाँ से हटा के यहाँ पे रख दिया आपने, तो E2 क्या हो गया, बढ़ गया ना। E2 में से ये ड्रॉप माइनस करने के बाद V2 मिलेगा आपको। तो E2 जब बढ़ गया है तो ओवरऑल क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेट किया जा सकता है, और V2 E2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V2 किया जा सकता है, राइट। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, टू चेंज द कोर मटेरियल टू एडजस्ट द सेकेंडरी वोल्टेज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्न्स रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज 4:1 इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज 12 वोल्ट, व्हाट इज द प्राइमरी वोल्टेज। तो हमेशा याद रखिएगा 4:1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, टर्न्स रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं N1/N2 कि हाई वोल्टेज साइड हमेशा ऊपर रखिएगा, हाई वोल्टेज साइड हमेशा ऊपर रखिएगा। तो आपको पता चल रहा है ना ये टर्न्स रेशियो देख के कि प्राइमरी साइड का वोल्टेजेस हाई होगा, सेकेंडरी साइड का वोल्टेजेस कम होगा। प्राइमरी साइड का करंट, क्योंकि टर्न्स ज्यादा हैं तो करंट कम होगा, और सेकेंडरी साइड का करंट ज्यादा होगा क्योंकि सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम देखने के लिए मिल रहे हैं। ये सारा आइडिया हम लोगों को टर्न्स रेशियो से मिल सकता है आसानी से, राइट। तो क्या दिया हुआ है आपको, इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज 12 वोल्ट तो व्हाट इज द प्राइमरी वोल्टेज। तो N1/N2 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ था, मल्टीप्लाइड विद 12, 48 वोल्ट इज द राइट आंसर। तो इसमें पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया, राइट। कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में किसी भी तरीके का कोई डाउट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। देखिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर का टाइप है। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर का टाइप है, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर भी होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या है, हाँ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का टाइप है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर भी होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर भी होता है।
अगर N1 इज ग्रेटर देन N2 है तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। और जब N1 इज लेस देन N2 है, मतलब सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है अगर, तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। तो ये सब होते हैं, ये सारे के सारे, सॉरी, सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर के टाइप हैं। लेकिन पैरेलल ऑपरेशन क्या है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन, ये ट्रांसफॉर्मर का टाइप नहीं, ये ट्रांसफॉर्मर का अनुप्रयोग है, हिंदी में बोले तो अनुप्रयोग है। पैरेलल ऑपरेशन करना, या फिर थ्री फेस ट्रांसफॉर्मर बैंक की, तीन सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर के हेल्प से थ्री फेस ट्रांसफॉर्मर हम लोग कंस्ट्रक्ट करें। और एक तो बैंक ट्रांसफॉर्मर होता है, थ्री फेस बैंक ट्रांसफॉर्मर, एक तो सेपरेट थ्री फेस ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन होता है। तो थ्री फेस ट्रांसफॉर्मर होते हैं हमारे पास। तो एक तो एप्लीकेशन भी होता है थ्री फेज की, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन अनुप्रयोग होता है थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, जिसको बैंक ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। और जो नॉर्मली कंस्ट्रक्ट होता है थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, वो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर है। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा कि पैरेलल ऑपरेशन क्या है, अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, टाइप नहीं है ट्रांसफॉर्मर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। What is the typical core material used in a transformer to minimize eddy current losses? तो typical core material आप क्या यूज करेंगे to minimize eddy current losses? तो हम लोग eddy current losses से ही बचने के लिए solid core ना यूज करके laminated core यूज करते हैं, राइट? laminated core यूज करते हैं कुछ इस तरीके से। अगर ये कोर है तो लैमिनेशंस प्रोवाइड करते हैं हम लोग कि एडी करंट्स का फ्लो होने का पाथ क्या हो जाए, लिमिटेड हो जाए, लिमिटेड हो जाए। एडी करंट्स इतना ही दूर पे ट्रैवल कर सकती हैं, फ्लो कर सकती हैं, राइट? एडी करंट्स इतने ही दूर पे ट्रैवल कर सकती हैं, इतने ही दूर पे कर सकती हैं। अगर इस तरीके से पूरा का पूरा सॉलिड मटेरियल होता, अगर लेमिनेशन नहीं प्रोवाइड करते हम लोग, तो एडी करंट्स के पास पाथ क्या था, ये पूरा पाथ था फ्लो होने का, ये पूरा पाथ था फ्लो होने का। इसीलिए लेमिनेशन करके इनके फ्लो होने का पाथ हम लोग रेड्यूस कर देते हैं। तो लेमिनेशन जरूरी है इन ऑर्डर टू reduce the eddy current losses। laminated silicon steel हम लोग यूज करते हैं in order to minimize the eddy current losses। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। The losses in a transformer due to alternating magnetic field in the core is called। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण कॉपर लॉस होते हैं क्या? नहीं। कोर लॉस होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, कोर लॉस देखने के लिए मिलता है अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण। लोड लॉसेस, स्ट्रे लॉसेस। तो कोर लॉसेस जो होता है वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, कि फ्लक्स का बार बार चेंज होना होने के कारण हिस्टेरेसिस, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉसेस। तो एडी करंट लॉसेस या फिर हिस्टेरेसिस या फिर कोर लॉस जनरलाइज्ड वे में बात करें तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मर इज करेक्ट? ट्रांसफॉर्मर कैन वर्क विद डीसी। नहीं, बिल्कुल नहीं, डीसी में तो वर्क करेगा ही नहीं। चॉपर होता है ना, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूटरी। ट्रांसफॉर्मर्स हैव जीरो लॉसेस। ट्रांसफॉर्मर हैज जीरो लॉसेस। नहीं, कोई भी मशीन में जीरो लॉसेस नहीं होते हैं प्रैक्टिकल मशीन्स में। तो ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड फॉर एसी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्वियसली बात है, यही करेक्ट ऑप्शन है। ट्रांसफॉर्मर कैन ओनली बी यूज्ड टू फॉर पावर जनरेशन। ये जनरेशन करने का काम नहीं करता है ट्रांसफॉर्मर, ये पैसिव डिवाइस है, राइट? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एफिशिएंसी आपको दी हुई है। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाई इनपुट होती है, आउटपुट बाई इनपुट होती है। आउटपुट पावर दिया हुआ है, इनपुट पावर आपको कैलकुलेट करना है। तो इनपुट पावर क्या हो जाएगा यहाँ से, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितनी थी, 0.9। परसेंटेज में 90% थी ना, तो नॉर्मल फॉर्म में 0.9। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय, आउटपुट आपको दिया हुआ है 10 किलोवाट, किलोवाट डिवाइडेड बाय 0.9 अगर आप करते हैं तो ऑप्शन ए आपको मिलेगा 11 किलोवाट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, ऑब्वियस सी बात है नहीं। इंडक्टिवली कपल्ड, इन सीरीज, इन पैरेलल नहीं, इंडक्टिवली कपल्ड इज द राइट आंसर। मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं ना प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, नहीं। ये ट्रांसफार्मर का कोर होता है आयरन का बना, उसके ऊपर इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है, उसके ऊपर में वाइंडिंग प्रोवाइड की जाती है, और जिसमें कंडक्टर्स लपेटे रहते हैं ना वाइंडिंग। तो वाइंडिंग कोर के साथ आयरन के साथ कनेक्टेड है क्या? नहीं, बीच में इंसुलेशन है। तो बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में क्या है? कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं, मैग्नेटिकली कपल्ड है, कि प्राइमरी में जो फ्लक्स जनरेट होगा सेकेंडरी में वोल्टेजेस इंड्यूस करेगा, सेकेंडरी के थ्रू जनरेट होगा, उसका इफेक्ट प्राइमरी साइड में देखने के लिए मिले, इंडक्टिवली कपल्ड है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इंसुलेटिंग ऑयल? तो इंसुलेटिंग ऑयल का काम होता है कूलिंग के लिए, कूल रखने के लिए ट्रांसफॉर्मर को, एंड इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, इंसुलेशन प्रोवाइड वाइंडिंग्स के बीच में या ट्रांसफार्मर टैंक और कोर के बीच में, तो ये इंसुलेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, या फिर कूलिंग करने का। टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, टू इंक्रीज वोल्टेज, टू डिक्रीज इंपिडेंस, नहीं, टू प्रोवाइड कूलिंग इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द लोड, ऑब्वियस सी बात है सोर्स के साथ कनेक्टेड होती है ना, प्राइमरी वाइंडिंग सोर्स के साथ कनेक्टेड होती है, एसी सोर्स। और ये हो सकता है किसी पावर ट्रांसफार्मर हो, पावर ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड होगा, तो वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, तो पावर सोर्स से कनेक्टेड रहता है। और सेकेंडरी साइड किससे कनेक्टेड रहता है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से, लोड से, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड से कनेक्टेड रहता है, लोड्स, राइट। तो ये हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। A transformer with a higher number of turns in the primary winding and low number of turns in the secondary winding is also known as, higher number of turns in the primary winding and lower number of turns in the secondary winding is known as step down ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कम हो जाएगा ना, करंट क्या हो जाएगा सेकेंडरी साइड का? बढ़ जाएगा, तो दिस इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन इन पावर सिस्टम? तो हम लोग यूज करते हैं पावर सिस्टम में वोल्टेज रेगुलेशन प्रोवाइड करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर्स का, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के कुछ एडवांटेजेस हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पॉइंट्स को जरूर एक बार पढ़िएगा कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इन पावर सिस्टम वोल्टेज बूस्टिंग। क्या आपने देखा होगा रेलवेज वगैरह में बहुत लंबी लंबी लाइंस होती हैं, ट्रांसमिशन लाइंस, जिसमें वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण जितना सेंडिंग एंड वोल्टेज है, रिसीविंग एंड वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण कम हो जाता है, उस वोल्टेज को फिर से बूस्ट अप करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करते हैं। तो वोल्टेज बूस्टिंग में ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, मोटर की स्टार्टिंग में ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन में ऑटो ट्रांसफार्मर विद द मल्टीपल टैप्स कैन बी यूज्ड as voltage regulators to maintain a constant voltage level to the consumers इवन। तो वोल्टेज रेगुलेशन में प्रोवाइड करने के लिए पावर सिस्टम में बस बार्स को कनेक्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं। क्या एडवांटेजेस? हायर एफिशिएंसी कंपेयर टू द कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर, लोअर लीकेज रिएक्टेंस, स्मॉलर साइज एंड वेट, कंटिन्यूअस वोल्टेज एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी, की टैपिंग्स अवेलेबल रहती हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में, टैपिंग चेंज करते चले जाइए, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज चेंज होता चला जाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? नो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेजेस, लिमिटेड वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कंपेयर टू द कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर। तो ये सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने पढ़ा होगा डिटेल सेशन में। आज के सेशन में केवल और केवल हम लोग न्यूमेरिकल्स पे फोकस किए, राइट। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने डिस्कशन किया, इलेक्ट्रिकल मशीन के इस डिस्कशन को ब्यूटीफुल बनाया। और कोई भी डाउट आता है इन क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में जरूर पूछने की कोशिश करिए, जरूर आंसर करेंगे, राइट। और नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मशीन के कुछ क्वेश्चंस के साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से प्रिपेयर करिए, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।